कराची में लासिफ स्क्वायर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। SSPE साजिद सदुजोई के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में असिस्टेंट कमिश्नर महफूज रहे जबकि उनका रिश्तेदार जाँ बहक हो गया। वाक़या कैसे पेश आया जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, क्या है ये तमाम तर वाक़या? जी बिल्कुल, ये सोनाब रोड लासिफ स्क्वायर का इलाका है। वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर और उनके रिश्तेदार हैं, वो एक गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। गाड़ी पंचर हुई है, गाड़ी से वो नीचे उतरे हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान आए हैं जिनकी जानिब से फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में मुख्तियार नाम के जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के रिश्तेदार थे वो इस फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर फायरिंग के वाक़े में महफूज रहे हैं। मुख्तियार अहमद मरी इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं जबकि असिस्टेंट कमिश्नर निसार अहमद जो है वो इस वाक़े में महफूज रहे हैं। अभी पुलिस जो है वो जाए बकुआ पे पहुंची है और इस वक्त शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अहमद, अपडेट किया आपने। कराची का एक ऐसा भी इलाका है जहां रातों रात दिन में भी लुटेरे दंदनाते फिरते हैं। मकीन खौफ की वजह से अपने घरों में महसूर हो गए। हर घंटे में एक शख्स को लूट लिया जाता है। तफसीलात देखिए आमिर मजीद की इस रिपोर्ट में। बाज़ाहिर तो कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है, लेकिन कराची का एक इलाका ऐसा जरूर है जहां पर डकैतों ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। वो इलाका कौन सा है और वहां के मकीन कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, आइए देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन, जिसका इलाका सेक्टर 14.5 मुस्लिम नगर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे कैमरामैन मोहसिन अली अगर आपको दिखा सकें तो ये पूरा इलाका पहाड़ियों पर बने हुए जो हैं ये घर हैं, जहां पर आमदो रफ्त का भी कोई निज़ाम नहीं है। सड़कें यहाँ पर कच्ची हैं, लेकिन इसके बावजूद डकैत बआसानी इस इलाके में आते हैं, किसी भी वक्त आ जाते हैं, छीना झपटी करते हैं और फरार हो जाते हैं। यहाँ के रहायशियों से मालूम करते हैं कि वो जिंदगी कैसे यहाँ पर गुजार रहे हैं। की गुजार है और ये हमारे घर के सामने भी उस तरफ छीना झपटी होती है, ऊपर भी, और इसके नीचे भी काफ़ी लोगों की, जिन लोगों की आने जाना वहाँ से होते हैं उनको भी छीन लेते हैं, सारे मोबाइल वगैरह जो कुछ भी होता है। यहाँ तो लोगों का बाहर बैठना दुश्वार है। एक तो काम काज नहीं होता है, लॉकडाउन की वजह से हम लोग खुद परेशान हैं, और इसके अलावा अगर जब बाहर निकलता बच्चा भी निकलता है, कोई मोबाइल फ़ोन हो कुछ भी हो तो छिनताई कर लेते हैं लोग, और ना हो तो मार के भी चले जाते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे इलाके में वारदात हुई है, दानिश नाम का बंदा, उसको गोली मार के चला गया। यहाँ पर छिनताई बहुत होती है, इतनी छिनताई होती है कि मगरिब के बाद से रात में हम मस्जिद तक नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा पाते हैं, और हर घंटे में समझ लें यहाँ पर छिनताई होती है कि बंदा यहाँ पर बाहर बैठ नहीं सकता है। यहाँ पर वो हाल है कि घर से भी निकल के लोग बैठ जाए, मोबाइल चला रहे हो तो वो छीन कर ले जाते हैं। जी बता ये रहे हैं कि हर घंटे के बाद यहाँ पर कोई ना कोई आता है और बताता है कि उससे मोबाइल छीन गया है। पाकिस्तान बाजार थाने की हदूद है। इलाका मकीन कहते हैं दिन के वक्त ये आलम है और रात के वक्त तो अपने घर से निकलकर कहीं और जाना भी इनके लिए एक ख्वाब है। कराची में डकैती की एक और बड़ी वारदात। डाकू कार शोरूम से 2 करोड़ से ज्यादा रकम लूट कर फरार हो गए। मुल्जिमान जाते हुए CCTV सिस्टम भी हमरा ले गए। सऊद बिन मुर्तजा रिपोर्ट करेंगे। कराची में मुसल्लह डाकुओं की एक और बड़ी वारदात। जमशेद रोड पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब लुटेरों ने कार शोरूम लूट लिया। एसोसिएशन के सदर का कहना था कि 2-4 लाख की बात नहीं, दीगर शोरूम्स की रकम भी यहाँ बतौर अमानत रखी हुई थी। मुखबरी का भी खदशा जाहिर किया। बाकी शोरूम्स जो हैं वो अपनी गाड़ियों की पेमेंट जो है वो इनको मंगवाते हैं कि भाई आपका इंटीरियर में भी काम है तो आप मंगवा लें, तो इसलिए इतनी ज़्यादा पेमेंट थी। ये बड़े दुख की बात है कि इतना वेल इक्विप्ड SP इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस भी यहाँ है, थाना भी यहाँ है, मतलब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट पुलिस के हवाले से रेड जोन एरिया है। शोरूम मालिक के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान शोरूम से 2 करोड़ 38 लाख रुपए से जायद रकम और मोबाइल फोन ले गए। जाते हुए शोरूम का CCTV सिस्टम भी साथ ले गए। कुछ लोग आ गए अंदर और बस जो भी ये गने वने रख दी, मुसल्ला थे, ले गए, जो लैपटॉप ले गए, ये ले गए, कैश ले गए। शोरूम एसोसिएशन का दावा है कि वारदात के बाद मुल्जिमान के मोबाइल फोन 4 घंटे तक खुले रहे, मगर पुलिस ने कुछ नहीं किया। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची।
वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अलीज़ादी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उज़ैर बलोच की GIT रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि उज़ैर बलोच से कत्ल कराने वाले आज भी पार्लियामेंट में घूम रहे हैं। रिपोर्ट से उनके नाम भी गायब कर दिए गए। असल रिपोर्ट और पब्लिक की गई रिपोर्ट का फ़र्क भी बताया। जो GIT थी उज़ैर बलोच की, उसमें 6 लोग थे। इस GIT रिपोर्ट के हर पेज पे इन चारों का दस्तखत है। किसका दस्तखत नहीं है? जो सिंध हुकूमत के अंडर। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है? जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की है वो है 35 पेजेस की। जो ओरिजिनल रिपोर्ट बनी थी जिसपे किसी ने भी साइन नहीं की, जिसपे डेडलॉक हुआ था, वो है 43 पेजेस। इस रिपोर्ट में जिसमें 4 आदमी का दस्तखत है, पहले 6 नाम, जिसमें से एक नाम डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का भी है, बरियाल तालपुर साहबा का भी है, अब्दुल कादिर पटेल साहब का भी है, डॉक्टर निसार मुराई का भी है, सेनेटर यूसुफ बलोच का भी है और शर्जील मेमन का भी। और जो रिलीज करी रिपोर्ट इन्होंने, उसमें जो फ्रेंड्स हैं तो वो शुरू के 6 निकाले हुए हैं। कादिर पटेल ऑफ PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of Kadir Pटेल। ये भी लिखा है कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब के इस्तीफे के बाद शर्जील मेमन और उज़ैर मुज़फ़्फ़र टप्पी सारे काम मुझसे करवाते रहे। ये लिखा है इसमें। 158 मर्डर्स का तो वो खुद कन्फेस कर चुका है। तो जो GIT रिलीज की गई उसमें इनकशाफात तो कह गए कि ये हुआ, मैंने इसको मारा, मैंने इसको मारा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें नहीं है। वो उसमें क्या नहीं है कि किसके कहने पे किया और बेनिफैक्टर कौन था। तो मेरी दरखास्त है, आजिज़ाना गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से, 184(3) के तहत आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर। जिन जिन लोगों ने इस पे साइन किया है उनको बुलाएं कोर्ट में और उनसे पूछें कि ये तुम्हारे सिग्नेचर्स हैं और इस GIT में ये चीजें क्यों थी। अगर कोई नहीं करेगा, मैं अपने तौर पे भी जाके एक पिटीशन जमा करा दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। लोगों का जो नाम है, जो कत्ल करवाते हैं, मैंने तो एक ही मिसाल पढ़ी है, भरा हुआ है, वो अभी भी पार्लियामेंट के अंदर घूम रहे होते हैं। जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं फेस करने को तैयार हूं। उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि कोई प्रिविलेज मोशन करेंगे, बिस्मिल्लाह। 62, 63 में मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, बिस्मिल्लाह। जो मर्जी करना करो, जो लीगल इख्तियार है आपका आप करें। अली जैदी जो GITs दिखाते फिर रहे हैं वो उन तक कैसे पहुंची? खुद अली जैदी ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। निजी TV चैनल पर इंटरव्यू के दौरान बोले कि 2017 में दुबई से घर पहुंचा तो नौकर ने लिफाफा थमाया जिस पर बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ था। लिफाफा खोला तो इसमें 5 GITs मौजूद थी। 3 GITs उज़ैर बलोच और 2 निसार मुराई की थी। इन GITs में वो वाली GIT रिपोर्ट्स भी शामिल हैं जो सिंध हुकूमत ने जारी की हैं। अपने दावे को सच्चा कैसे साबित करेंगे? इस सवाल पर जवाब देते हुए अलीज़ादी ने कहा कि सिंध हुकूमत की जारी करदा GIT रिपोर्ट पर वही दस्तखत है जो मेरे पास पहुंचने वाली GITs पर थे। आपको बताते चले अली जैदी जो GITs दिखाते फिर रहे हैं वो उन तक कैसे पहुंची। उन्होंने निजी TV चैनल को इंटरव्यू दिया और ऐसे में उन्होंने ये इंकशाफ किया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इम्तियाज़ शेख ने हमें ज्वाइन किया है। सर, अली जैदी ने बड़ा इंकशाफ किया है कि उन्हें नौकर ने एक लिफाफा थमाया जिसमें ये GITs मौजूद थी। क्या पीपल्स पार्टी अब अली जैदी के इल्ज़ाम को सीरियस लेंगे? देखें जी, झूठ पे झूठ PTI वालों को कोई और काम भी है सवाए झूठ के और फितने के। मतलब अभी एक चीज करके वो फंस गए हैं। वो समझ रहे थे कि शायद कोई GIT की रिपोर्ट नहीं है इनके पास या कुछ गलत है। किसी वजूहात की बुनियाद पर, अगर ये गवर्नमेंट किसी टेक्निकल बुनियादों पर या किसी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या किसी इदारे के कहने की वजह से इसको डिक्लेयर नहीं कर रही थी तो मतलब ये समझे कि शायद रिपोर्ट है ही नहीं। अब कितने शर्म की बात है, वफाकी वजीर वहाँ डांस कर रहा फिर रहा था कि और ये रिपोर्ट तो उसमें यूं है जी, तो उसमें यूं है। तो किधर है? दिखाए ना, नाम दिखाए ना, किधर है? वो अफसर भी तो मौजूद है ना जिन्होंने साइन किए, तो वो क्यों नहीं बोलते? वजीर आजम क्यों नहीं बुला के किसी को हुक्म देता कि आप बताएं? तो मतलब अब चीफ जस्टिस साहब पे डाल दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो नोटिस दे। सुप्रीम कोर्ट को कोई और काम नहीं है? 3 साल पुरानी या 4 साल पुरानी रिपोर्ट भी एक आ गई है। तो मतलब आप इतना झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं कि जी मैं दुबई से कोई घर पे दे गया, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो मेरा मतलब है कि इनका काम ही झूठ बोलना है और मतलब सिर्फ और सिर्फ फितना और फसाद मुल्क में है। इस वक्त मुल्क बहुत क्राइसिस में है। इनकी पॉलिसियों की वजह से पूरे मुल्क में इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है और पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान की बैठ गई है तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों से। कोविड इस वक्त पूरे आबोताब के साथ इधर लोगों को हिट कर रहा है और पता नहीं कितने सैकड़ों लोग रोज बेचारे उनकी अमवात हो रही हैं।
इनको उसकी तो फिक्र नहीं है, इकोनॉमी की फिक्र नहीं है। GIT की रिपोर्ट लेके आ गए जिनमें किसी भी हमारे लीडर का नाम नहीं है, किसी भी क़यादत का नाम नहीं है, और वो सब साइंड है। और उसका मैं आपको लेकिन अली ज़ैदी साहब वो ये कह रहे हैं कि नाम मिसिंग है, नाम हटाए गए हैं, रद्द-बदल की गई है। झूठ बोलते हैं वो, देखें जी। लेकिन नबील गबोल भी तो ये बात कर चुके हैं कि कुछ एडिटिंग है रिपोर्ट में। देखें जी, एडिटिंग होगी तो फिर मतलब साबित होगी ना, ऐसे तो नहीं होगा। अफसरों ने साइन किए हैं, वो उनके स्टैम्प्स लगे हुए हैं, और मतलब एक नोटिफाइड GIT थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नोटिफाई की थी, उन्हीं अफसरों के दस्तखत हैं। ये पता नहीं किन 4 अफसरों के एक फेक GIT रिपोर्ट बना के कागज ला के सिर्फ ये मिलाइन कर रहे हैं, और मतलब पीपल्स पार्टी को खिलाफ, एक क़यादत के खिलाफ एक मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है। और उसका बैकग्राउंड है, ये पहली दफा नहीं हो रहा। कभी CM सिंध के खिलाफ बोलते हैं, कभी वज़रा के खिलाफ बोलते हैं, कभी बोलते हैं अस्पताल खराब है, कभी बोलते हैं कि रोड खराब है, कभी बोलते हैं कि पानी खड़ा है जी उधर। तो मतलब है कि बजाय कोई तरक्याती काम, कोई मतलब ऐसा काम जिसमें बेहतरी हो लोगों की, वो करने के बजाय कि अपना काम करें। अपने स्कैंडल तो देख लें, चीनी हो, पेट्रोल हो, आटा हो, मतलब कहाँ नहीं, BRT हो, लंबी फहरिस्त है एक स्कैंडल्स की और चीज़ों की, जो कि इनकी सरबराह, इनकी पार्टी के लोग, इनके वफाकी वज़रा सब के सब लगे हुए हैं उस चीज़ों में, खाने पीने के चक्कर में। तो मतलब उनको अपनी चीज़ें नज़र नहीं आती, और सिर्फ ये चीज़ें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के पीछे, ताकि वो काम न कर सकें, रोकने की कोशिश की जा रही है। आपके ख्याल में यही वजह है कि ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की गई है अली ज़ैदी की जानिब से? बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख, आपका पॉइंट हम तक आ गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वफाकी वजीर अली ज़ैदी को आड़े हाथों ले लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं अली ज़ैदी ने आज एतराफ़ कर लिया कि उनके पास मौजूद डॉक्यूमेंट की ऑफिशियल हैसियत नहीं। उन्होंने सवाल किया, क्या एक वफाकी वजीर बगैर दस्तखतशुदा दस्तावेज़ को पार्लियामेंट में लहरा सकता है? सईद गनी ने अली ज़ैदी पर शौकत खानम अस्पताल के $3 मिलियन हड़प करने की कोशिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। दस्तखत वाली या बगैर दस्तखत वाली, अली ज़ैदी के बाद मोर्चा संभालने आ गई सरकार जियाली। शहरे इक़्तिदार से लगने वाले इल्जामात का जवाब शहरे कायद से देते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि ऑफिशियल GIT में PP रहनुमाओं का नाम ही नहीं। अली ज़ैदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को खुद एतराफ़ कर लिया कि उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। वो खुद कहते हैं कि 3 GITs बनी थी। ओ भाई 3 GITs नहीं बनती। ओ भाई कौन दे रहा है आपको ये GIT रिपोर्ट? बताएं तो सही, अपने लैपटॉप में बैठ के बना रहे हैं आप। सईद गनी भी खूब गरजे बरसे, कहा जुल्फिकार मिर्जा ने जब अमन कमेटी को ज़ेली तंजीम का दर्जा दिया, पार्टी ने ओहदे से हटा दिया था। उन्होंने अमेरिका में शौकत खानम अस्पताल की डॉलर्स में इमदाद पर अली ज़ैदी से सवाल किया। अमेरिका में शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा हुआ और $3 मिलियन अली ज़ैदी साहब ने अपने अकाउंट में डलवाए। उससे सिर्फ ये पूछ लें कि वो पैसे तुमसे किसने और कैसे निकलवाए। कादिर पटेल ने उदैर बलोच के साथ तस्वीर की वजाहत दी। कहते हैं इसके इतने सफ़ात हैं, उसके ज्यादा सफ़ात हैं। वो जो ज्यादा सफ़ात वो भी व्हाट्सएप पे इधर उधर आज घूम रहे हैं, उसमें सानिया मिर्जा का नाम भी है, वो जो उसकी बीवी है क्रिकेटर की शोएब, तो क्या अभी उसको भी केस में हम लोग डालेंगे? कादिर पटेल ने मजीद कहा कि अली ज़ैदी ने इल्जामात तो लगाए मगर उनसे पूछे गए सवालात का जवाब नहीं दे सके। कैमरामैन फरहान यूसुफ और इमरान शाहिद के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं उनके हम मनसब अली ज़ैदी की तरफ से GIT जारी किया जाना इंतहाई संगीन इल्ज़ामात को जन्म देता है। अगर अली ज़ैदी का दावा सही निकला तो सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी और सूबाई वज़रा के खिलाफ सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल और दीगर संगीन फौजदारी मुकदमात का पेश खैमा होगा। आपको बताते चलें, वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। ये कहा कि उनके हम मनसब अली ज़ैदी की तरफ से GIT जारी किया जाना इंतहाई संगीन इल्ज़ामात को जन्म देता है। अगर अली ज़ैदी का दावा सही निकला तो सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी और सूबाई वज़रा के खिलाफ सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल और दीगर संगीन फौजदारी मुकदमात का पेश खैमा होगा। कोई कुव्वत मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा सकती, अली ज़ैदी ने दो टोक अंदाज में बता दिया। पेशकश की कि आसिफ अली ज़रदारी $10 अरब कौमी ख़जाने में जमा करा दे तो चुप हो जाएंगे। PP रहनुमा नबील गबोल ने भी रिपोर्ट नामुकम्मल होने का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं उज़ैर बलोच की गली में अपना कौन कौन आता रहा, मुझे सब मालूम है।
सिंध हुकूमत की जारी करदा JITs नामुकम्मल है। अली जैदी अपने दावे पर डटे हुए हैं। वफाकी वजीर ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में एक बार फिर मामले को अदालत लेकर जाने का ऐलान किया और वाज़ेह कर दिया कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। मैंने तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं खुद पिटिशनर बन जाऊंगा जाकर, क्योंकि मुझे तो खरीदने वाले पैसे अभी तक छपे नहीं है उनके पास, तो वो मैं खुद, हाँ मैं बिकने को तैयार हूँ, मैं बिकने को तैयार हूँ। अगर राशिद ज़रदारी $10 बिलियन जैसे बिलियन विद बी सरकारी खजाने में मैं चुप कर जाऊँ। PP रहनुमा नबील गबोल ने भी इंकशाफ किया कि जारी करदा रिपोर्ट में कुछ चीजें कम हैं। काफी चीजें मैं समझता हूँ जो है मिसिंग है। नेटो का कंटेनर जो है इन्होंने हाईजैक कर लिया था, लेकर गए थे अपने लोग उस गली के अंदर। मैंने जो उसके घर के जो रास्ता था, जो उसका CCTV कैमरा था, वो हैक किया था। कौन आता था, कौन जाता था, मुझे सबका पता है। नबील गबोल ने दावा किया कि जुल्फिकार मिर्जा लियारी गैंग वॉर की सरपरस्ती करते रहे हैं। साबिक वजीर दाखिला को गुंडे पालने का शौक था। और MKM रहनुमा आमिर खान ने बेध्यानी में बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं जुल्फिकार मिर्जा ने आफाक अहमद को 2 बार 25-25 लाख रुपए और हथियार दिए। आफाक अहमद ने सिंध के साबिक वज़ीर दाखिला से मुलाकात का एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन पैसे लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बेध्यानी या कुछ और, मुत्तहदा रहनुमा आमिर खान बेखबरी में बड़ी खबर दे गए। मुराई की JIT में वो है ना आफाक का नाम कि जुल्फिकार मिर्जा ने 20-25 लाख रुपए 2 दफ़ा दिए हैं और हथियार भी दिए। हालांकि ये हकीकत है, मेरे इल्म में है कि ये हुआ था। आमिर खान ने अपने साथियों को बताया कि उनकी रिहाई से पहले आफाक अहमद और जुल्फिकार मिर्जा की मुलाकात हुई। आमिर खान को पुराने साथी की हालिया मसरूफियात तक का इल्म था। 4 बजे आफाक भी कर रहे हैं। 4 बजे आफाक की भी। वो किस में आएंगे पता है? कौन? आफाक और निसार मुराई में उनका नाम है ना कभी। उधर आफाक अहमद ने जुल्फिकार मिर्जा से मुलाकात का एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन रकम लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। मेरे पास जब जुल्फिकार मिर्जा मुलाकात के लिए आए तो उनके साथ 10-5 लोग मौजूद थे। मुझे नहीं मालूम उसमें मोराई कौन है, मुझे नहीं मालूम उसमें मोराई कौन है। दुनिया जानती है कि आफाक अहमद अगर पैसे लेने वालों में से होता तो आज कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई 1 रुपए का क्लेम लेके खड़ा हो जाए कि आफाक अहमद को हमने कभी 1 रुपया दिया। आफाक अहमद ने मुतालबा किया कि जेल सुप्रिटेंडेंट से तफ्तीश कर ली जाए ताकि ये हकीकत भी सामने आ जाए कि उन्होंने किसी से क्लैशनकोफ तोहफे में ली या नहीं। कराची के इलाके लियाकताबाद में 5 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत को गुज़िश्ता रोज खाली करा लिया गया था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बात करेंगे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, खस्ता हाल इमारत थी जो कि गिरी है लियाकताबाद में। लियाकताबाद नंबर 5, यहाँ पर खस्ता हाल इमारत गिर गई है। 60 गज पर कायम 5 मंजिला ये इमारत थी जो कि इंतहाई मखदूश करार दी गई थी और यही वजह है कि गुज़िश्ता रोज़ ख़तरनाक करार देकर इमारत को खाली करा लिया गया था और आज ये इमारत गिर गई है। पुलिस के मुताबिक वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कराची के इलाके लियाकताबाद यहाँ पर 5 मंजिला इमारत गिर गई है। इमारत को गुज़िश्ता रोज़ ही खाली कराया गया था और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि तकरीबन 60 गज पर कायम ये 5 मंजिला इमारत थी। काफ़ी पुरानी इमारत थी और इंतहाई मखदूश इसे करार दिया गया था, खस्ता हाल इसे करार दिया गया था और गुज़िश्ता रोज़ ही इसे खाली कराया गया था और आज ये इमारत गिरी है। लियाकताबाद नंबर 5। जी शाहनवाज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया था जब लियाकताबाद का इलाका है जहां एक बिल्डिंग मखदूस होने के बायस जो है दरार पड़ गई थी, जिसके बाद जो है पुलिस की जानिब से इस बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था। आज ये बिल्डिंग जो है बजाते खुद जो है गिर गई है। हमारा का कुछ हिस्सा जो है इतराफ की बिल्डिंगों पे भी गिरा है, ताहम उससे कोई जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि इस बिल्डिंग गिरने से कोई जानी नुकसान अपने सामने नहीं आया है। गुज़िश्ता रोज़ बिल्डिंग खाली करा ली गई थी इसी खदशे के पेश नज़र कि कोई जो है नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। तमाम जो रिहायशी थे उनको मुतबादिल जगह पर भेज दिया गया था। जी ठीक है शाहनवाज, रेस्क्यू कार्रवाइयों के हवाले से भी बता दें। इस वक्त जो है वहाँ पे सूरत ये है कि जो रेस्क्यू के इदारे हैं वहाँ पर वो पहुँच गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो SBC के अफसरान हैं वो बिल्डिंग जब जैसी इतला
मिली है उसके बाद वो वहाँ पर रवाना हो चुके हैं, क्योंकि कोई जानी या नुकसान नहीं हुआ है, कोई जख्मी नहीं हुआ है, तो इतना कोई पैनिक की सूरत हाल नहीं है। ताम जो है एहतियाती तदाबीर के तौर पर जो है वहाँ पर रेस्क्यू का अमला वहाँ पर मौजूद है, पुलिस का अमला वहाँ पर मौजूद है, और जो है कार्रवाइयों को जो है जो मलबा उठाने का जो काम है उस सिलसिले को जायजा ले रहा है कि उसका काम कब शुरू किया जाए और किस तरीके से, क्योंकि कुछ इसका जो है इतराफ की बिल्डिंगों पे भी गिरा है, तो उसका जायजा लिया जा रहा है कि वहाँ पर कोई जख्मी तो नहीं है, किसी का बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ। तो इस वक्त वहाँ पर पुलिस और जो रेस्क्यू इदारे हैं वहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली, आपने अपडेट किया। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की अराजी से लैंड माफिया के खात्मे के लिए मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। MDA के इजलास में दीगर फैसलों के साथ साथ एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का कराची में अहम तरीन इदारा है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें जो है जो एडहॉक मुलाजमीन है, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जो है उनके मसाइल को हल करने के लिए कमेटी कायम की गई है। जबकि MD की जमीन पर जो है तरक्याती काम है उसको जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जबकि लैंड माफिया जो MD की जमीनों पर काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी जल्द एक्शन होगा। इस हवाले से जो है ये तमाम फैसले इजलास में किए गए। MD के ऑफिस में इजलास हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी का अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक मलीर से था उन्होंने शिरकत की, जबकि ADG जो है MDA के मोहम्मद सुहेल वो भी इजलास में शरीक थे। इत्तेफाक से तय हुआ और ये अहम फैसले किए गए हैं। मोहम्मद अली हफीज अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कराची वालों के लिए बुरी खबर, डेयरी फार्मर्स ने एकतरफा तौर पर दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुजर कहते हैं 11 जुलाई से दूध 120 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइए। जी, कराची वालों के लिए और बुरी खबर सामने आ गई कि जो डेयरी फार्मर्स हैं उनका अहम इजलास हुआ है, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है फी किलो। और डेयरी फार्मर्स ने 11 जुलाई से दूध 120 रुपए फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। और ये डेयरी फार्मर के जो सदर है शाकिर उमर गुजर, उन्होंने कंफर्म किया है समा को। साथ में कहा है दूध की कीमतों में जो फी मन है वो अब 330 रुपए का जो बाहमी मुशावरत ऐलान कर दिया गया है कि हर डेयरी फार्मर जो 330 रुपए फी मन में दिया जाएगा। इसकी वजह से जो फी लीटर दूध 10 रुपए महंगा हो जाएगा और जो 120 रुपए फरोख्त किया जाएगा। ठीक है अशरफ खान, साथ ही रहिएगा। शाकिर गुजर सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, दूध की कीमतों में इजाफा क्यों किया जा रहा है? ये फैसला आपने एकतरफा तौर पर कैसे कर लिया? दूध की कीमतों में इजाफा तो कमिश्नर कराची का इख्तियार है। आपको बताते चले, ये खबर हम दे रहे हैं कराची वालों के लिए बुरी खबर सामने आई है। डेयरी फार्मर्स ने एकतरफा तौर पर दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान किया है। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुजर कहते हैं 11 जुलाई से दूध 120 रुपये फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। दूध की कीमतों में इजाफा बाहमी मुशावरत से किया गया है। शाकिर गुजर की जानिब से ये कहा गया है दूध की कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान किया गया है। डेयरी फार्मर्स ने यकतरफा तौर पर दूध की कीमत में इजाफा कर दिया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी, यहाँ पे बताएं कि जो दूध की कीमतों का जो इजाफे का है वो नोटिफिकेशन कमिश्नर कराची ही फैसला करते हैं और बाहमी मुशावरत के बाद ऐलान होता है। लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से कोई ऐलान नहीं किया गया। एक बार फिर डेयरी फार्मर्स ने खुद साख्ता ये ऐलान कर दिया है कि जो इस वक्त महंगाई की जो रफ्तार है वो मजीद तेज हो सकती है। जैसे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसके बाद अब दूध भी फी लीटर 10 रुपए महंगा करने का ऐलान कर दिया गया है। और यानी कि 120 रुपए जो 110 रुपए लीटर था 120 रुपए फरोख्त होगा। लेकिन ये जो कानून के मुताबिक जो सरकारी रेट को चैलेंज करने की बात है, कमिश्नर कराची ने पहले भी इस इजाफे को मुस्तरद किया था और कहा था कि जब तक कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे इसका फैसला नहीं हो सकता। लेकिन खुद तक फिर ऐलान किया गया है। ठीक है अशरफ, साथ ही रहिएगा। शाकिर गुजर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दूध की कीमतों में क्यों इजाफा किया जा रहा है? एक तरफा ये इजाफा किया जा रहा है, ये इजाफा तो कमिश्नर कराची का इख्तियार होता है। असल में जी देखिए, हमें कोई शौक नहीं है वायलेशन करने का। ये तो कमिश्नर साहब को पिछले 2 साल से मुसलसल खतूत लिख रहे हैं। 12 मीटिंग्स में मीडिया भी हमारे साथ रहा, तो कमिश्नर साहब ने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया, ना खुद इजाफा किया था। तो इस साल भी हमने मजबूर होके, जब हमारे फार्मर दिवालिया होने लगे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कोविड-19 के जो हम पे असरात आए हैं उससे मजबूर होके हमने इसमें इजाफे का ऐलान किया। और ये मुश्तरका ऐलान है तमाम डेयरी फार्मर्स की, तमाम एसोसिएशंस का और होलसेलर्स एसोसिएशन का। तो इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख से दूध नई कीमतों से मिलेगा।
अच्छा, जब पेट्रोल की कीमत कम थी, जब तो दूध की कीमत में कमी नहीं की गई थी आपने? देखिए, पेट्रोल की कीमतों से दूध की कीमतें मशरूत नहीं है। इसके जो देखिए, ये आपकी हमारी ख्वाहिशात में मुनसर नहीं है। इसकी कीमतें बराह रास्त इसकी इनपुट की कीमतों से तो फिर हमारी वजह बता दें आप। देखिए, मैं बताऊं आपको, वफाकी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी बुनियाद पे जो इनपुट्स की कीमतें वो बेतहाशा बढ़ी हैं, जानवरों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं, चारा हम डाल नहीं पा रहे जानवरों को। रोजाना कम से कम 1, 2, 3, 4 ऐसे फार्मर जो है ना मुसलसल दिवालिये होते चले गए हैं। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, तमाम फार्मर्स का प्रेशर था एसोसिएशन पे, उन्होंने बैठ के फार्मर्स की एक कमेटी बनाई और एक्शन कमेटी ने उसका ऐलान कर दिया। ठीक है, ऐलान तो कर दिया, लेकिन कमिश्नर कराची, उनसे आपने बात की थी? खतूत तो आपने लिखे थे, लेकिन बराह रास्त कोई बात नहीं की, कोई कोशिश नहीं की आप लोगों ने? 12 बात की, मीटिंग्स होती रही हैं, पर कमिश्नर साहब ने पिछले साल हमें कहा था कि जी हमने उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि जी इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जवाब पूरे 1.25 साल 1.5 साल तक भी नहीं आया, तो फिर जाहिर सी बात है फार्मर ने कोई फैसला तो करना था ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर गुजर साहब, आपने समा से बात की। कराची में बारिश का सिस्टम पहले से कमज़ोर पड़ चुका है। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात कहते हैं सिस्टम कराची के साउथ में मौजूद है। आज दोपहर के बाद हल्की बारिश का इम्कान है। तो हवा का कम दबाव था कराची के जनूब मशरक में, वो अभी तक मौजूद है। कुछ थोड़ा बहुत उससे पहले से वीक हुआ है, लेकिन स्टिल सिस्टम है। तो चांस है कि कल भी आफ्टरनून में पहले तो गर्मी होगी कराची में, वही हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहेगा, और फिर शाम में कुछ बिल्डअप के चांसेस हैं और मॉडरेट टाइप बारिश शायद हो जाए। कहीं कहीं हल्की है, उसमें ज़्यादा तेज़ नहीं है। तेज़ वाला स्पेल तो तकरीबन निकल गया, क्योंकि ये सिस्टम जो लो प्रेशर एरिया था थोड़ा सा वीक भी हुआ है और कराची के साउथ में मौजूद है। लियाकताबाद की तालिब कॉलोनी हर बारिश में ज़ेरे आब आ जाती है। इस बार भी यहाँ के मकीन बारिश के पानी की निकासी ना होने पर सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। कराची में पीर को होने वाली 15 मिनट की बारिश ने लियाकताबाद तालिब कॉलोनी के मकीनों को इस साल भी परेशानी में डाल दिया। इलाके के करीब से गुजरते गुज्जर नाले की इस बार भी सफाई न हुई तो बारिश का सारा पानी गलियों में जमा होने के बाद घरों में दाखिल हो गया। अगर इसके मजीद और बारिश होती तो फिर पानी भर जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है घरों में अंदर। गटर अलग भरे देते हैं, नदी अलग चढ़ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे गुजारा करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, सारा सामान खराब हो जाता है, सब बच्चों को सोने की परेशानी हो जाती है। रिहायशी कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदे सिर्फ तस्वीर खिंचवा कर चले जाते हैं और नाले की मुकम्मल सफाई ही नहीं की जाती। जब बारिशें होती है हम खुद इतने परेशान होते हैं कि हम कहाँ जाए अपने घरों को छोड़ के। घरों में 4-4 फीट पानी जमा होता है। थोड़ा दिन काम किया, ये बनाया, ये वहाँ आगे तक, उसके बाद छोड़ दिया। पैसा नहीं है, क्या नहीं है। अब ये देखे कल ये भरी हुई थी, ये पानी उधर घुस गया सारा। तालिब कॉलोनी इंतजामिया की फौरी तवज्जो चाहता है, वरना मजीद बारिश की तबाहकारी सरकार की कारकर्दगी का पोल खोल देगी। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि नेपरा की हेयरिंग में सिर्फ आमिर लियाकत ही नहीं, सब अरकान असेंबली जाएंगे। हलीम आदिल शेख ने के इलेक्ट्रिक को कातिल इलेक्ट्रिक करार दे दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा लोड शेडिंग खत्म ना की तो केई के दफ्तर में घुस जाएंगे। नेपरा की हेयरिंग है, सारी शिकायतें दर्ज की जाएंगी। आमिर लियाकत साहब से को भी उसमें जाना चाहिए और तमाम शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर उस मुआहदे में कोई कमजोरी रही है इनकी तरफ से, जो कि रही है, उसको पकड़ना लाजमी है। के इलेक्ट्रिक चुन के रखा था नाम इसका, किलर इलेक्ट्रिक, किलर्स ऑफ कराची, किलर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ कराची। 8.5 घंटे कल मेरे घर पे लाइट नहीं थी, 8.5 घंटे। रात के 2:30 बजे तक भी मैं फोन करता रहा। आज आपकी मेन एंट्रेंस के हम सामने बैठे हुए, अगर ये लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई तो हम आपके दफ्तर के सामने आके बैठेंगे और उसके बाद अंदर भी आएंगे। इसके अलावा बिल्कुल तैयार रहिए। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी ने खे इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों लिया। कहा कि इलेक्ट्रिक को कौन काबू करेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप या कैनेडियन वज़ीर आज़म से मदद मांगे? बिजली की वजह से पानी नहीं, हाथ क्या मिट्टी से धोए? वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। ये के इलेक्ट्रिक जो है, ये कोई बाहर का वजीर आएगा, मैं आपको बता दूं, या तो ट्रंप आ जाए या कैनेडियन वजीर आज़म को सलाम करूं आ जाए, क्योंकि ये जो के इलेक्ट्रिक के करता धरता है ना,
ये किसी के उसमें नहीं आ रहा है। वफाक की हुकूमत के भी अंडर में नहीं आ सकता, सिंध हुकूमत की भी पकड़ में नहीं आए, तो फिर ऐसे प्राइवेट होने वाले इदारे फिर हम क्या करेंगे भाई? बार बार आ रहा है हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो। किससे हाथ धोए? तयम्मुम करें। क्या करें? मट्टी उठाकर अब दुनिया को दिखाएं, WHO को, कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं है। आप कहते हो बार बार साबुन से हाथ धो, गटर का पानी जगह जगह पड़ा है, बताओ तो उससे हाथ धो। हाँ भाई, कराची के अवाम जो गटर उबल रहे हैं ना, आ जाओ साबुन लेकर और दुनिया WHO को बता दो कि भाई ये पानी है, इससे धोकर कोरोना भगाएंगे। कोरोना भी डर के भाग रहे हैं यहाँ से।